टुडे वी स्टार्ट विथ शॉर्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का सेकंड शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें आएगा टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में इसके पहले उन्होंने पढ़ा था, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मूव कर रहा है, उस केस में जो भी फ्रिक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से क्या होता है, जब कोई चीज स्लाइड करेगी तो वहां पर क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ वन अनदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मीन्स जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी का कांटेक्ट होता है वो सेम होता है। बॉडी जो कांटेक्ट रहती है, जो कांटेक्ट पार्ट रहता है वो सेम होता है। कांटेक्ट पार्ट क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, आज स्लाइडिंग समझना है, क्या किसको बोलेंगे। ऐसे ये मार्कर इसका कहते हैं, इस पे स्लाइड कर रहा है, कैसे स्लाइड करेगा, ये है, इसको इस पे रखेंगे, देखो ये वाला पार्ट जो है इस पे टच है, इसी पार्ट टच है, और ये स्लाइड करते करते क्या वो आगे की तरफ जा रहा है, तो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ना कि ये रोल कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड में जो बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है वो सेम होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट रहती है और एक ही पार्ट पे डिपेंड रहती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी, अगर वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। देखो ये बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, इसको क्या किया हमने, इसके ऊपर रोल करा, देखो रोल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी का जो सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो हमेशा रहेगा, साथ ही साथ क्या हो रहा है, वहाँ कांटेक्ट साथ वो चेंज हो रहा है पार्ट। ठीक है, देखो पहले आगे वाला पार्ट था, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, पार्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मोशन जो रहा है वो चेंज हो रहा है, पार्ट बार बार चेंज हो रहा है, तो बॉडी का कांटेक्ट सेम पार्ट के लिए हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन होता क्यों है, या फिर पूछे तो रोलिंग ज्यादा होता है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो याद रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग रोलिंग से ज्यादा क्यों होगा, देखो स्लाइडिंग क्या, एक बॉडी कांटेक्ट में है एक ही पार्ट से, तो वहां पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और वो डिप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा एक रहेगा। लेकिन रोलिंग में क्या है, बॉडी टाइम टाइम कांटेक्ट उनका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन भी चेंज होगा, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नॉन स्लाइडिंग बोल सकते हैं या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आखिर क्यों होता है, अब समझना है। जैसे हम लोग व्हील होता है, गाड़ी को व्हील होता है, तो क्या करती है, रोल करती है। रोल मतलब क्या होता है, इस तरीके से होता है कुछ, अगर हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से रोल होता है, और ये डिप्रेशन क्रिएट करती है। क्या करती है, डिप्रेशन मतलब क्रिएट करने का है। ऐसे मान लो सरफेस हल्का सा डिप्रेस, इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में कर दे, इतना डिप्रेशन तो होता नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा जूम कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से लगभग डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन होने के बाद ये जो इनके बीच में कांटेक्ट रहता है, यहाँ पे क्या वर्क करता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, हमारा व्हील है। ठीक है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी जिसके कांटेक्ट में हल्का सा डिप्रेशन होगा, और जैसे डिप्रेशन होगा तो बॉडी क्या होगी, अपनी प्लेस पे कांस्टेंट हो जाएगी, और वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे ये कंटिन्यूअस मूव करेगी। ठीक है, अट्रैक्शन कारण बॉडी मूव करेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट पढ़ेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। लॉस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लॉ, जो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन किससे डिनोट करते हैं, एफ आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कैपिटल आर, एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ रोलिंग सरफेस। जिस सरफेस रोल करी, मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म हो, स्फेरिकल फॉर्म है, उसके रेडियस के इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मींस हम लिख सकते हैं एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर f इज इनवर्सली रिलेटेड टू r। ये क्या है हमारा, ये r जो है हमारा रेडियस है, और ये कैपिटल R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, कैपिटल R हो गया, एक स्मॉल r हो गया।
अच्छा अगर दोनों को कंबाइन करें क्या होगा, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। तो हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा, एफ आर इक्वल्स टू म्यू आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। म्यू आर क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, म्यू आर को। कैपिटल आर पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन और स्मॉल आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है, इस रिलेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो होता है। आगे दोनों फ्रिक्शन समझ में, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, दैट इज म्यू आर। तो अगर हम लोग को पेपर में आगे म्यू आर अगर पूछा गया अलग से तो म्यू आर इक्वल्स कितना हो जाएगा, एफ आर इधर हो जाएगा, एफ आर मतलब फ्रिक्शन हो गया रोलिंग वाला, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन कितना होगा अगर वहां पे बॉडी मूव कर रही है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, वहां पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। अगर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो क्या वर्क डन में चेंज होगा, तो अगर चेंज होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा हम लोग वर्क डन जानते हैं ना, क्या होता है वर्क डन, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर वर्क डन करना होगा तो क्या करें। ठीक हो, अब देखो यहाँ पे वर्क डन अगर अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करना पड़ेगा तो एक डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या रखते हैं, एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे पी मतलब एक तरीके से इधर से हम लोग फोर्स लगा अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर उस साइड फोर्स लग रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी मूव करेगी तो क्या लगेगा यहाँ पे अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मास क्या ले लेते हैं हम लोग, mg ले लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स क्या होगा, r। ठीक है, रिएक्शन फोर्स r हो गया, नीचे उसको बैलेंस करने के लिए mg लग रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करके यहाँ से लेकर के ट्रेवल करके यहाँ तक गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फिर से बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे समझ में आ गया होगा। नीचे mg यहाँ पे भी लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन p एंड हियर इज fk। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, s डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कौन सा हमारा, fk दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, fk मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s के इक्वल हो रहा है। अच्छा fk देखो, fk क्या होगा, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड कर रहे थे तो वहां पर हमने fk को बताया था कि fk क्या होगा, या फ्रिक्शन टर्म को कैसे रिलेट करेंगे। हम लोग ये क्या पढ़ा था, फिर से एक बार देख लो, हमने पढ़ा था fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, fk इक्वल्स टू म्यू के r, ये पढ़ा था हमने। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो w इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू r मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है, अब देखो r क्या है, r यहाँ पे दिया गया क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये r किसके इक्वल होगा, इसके नीचे अपोजिट किसका है, mg है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ r mg के इक्वल होगा। ठीक है, r इक्वल्स क्या होगा, mg, तो यहाँ पे mg रख दे, w इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन म्यू के mg इंटू s दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो म्यू के mg s हो गया हमारा वर्क डन। अब अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि अलग अलग कंडीशन पे वर्क डन क्या होगा। मैं एग्जांपल के लिए, अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही तो वर्क डन क्या होगा, डाउनवर्ड मूव कर रही तो क्या होगा, अगर स्लाइड कर रही है तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। तीनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एंड इंक्लाइन प्लेन। अप एंड इंक्लाइन प्लेन में कितना होगा, देखो डायग्राम है, डायग्राम से समझेंगे हम लोग। डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ, देखो डायग्राम में देखो नीचे जो वेट लग रहा है उसका वेट कितना हो गया, mg के इक्वल हो गया जो नीचे लग रहा है। ठीक है, नीचे वेट कितना लग रहा है, mg, और mg देखो यहाँ पे इसको दो कंपोनेंट बनेगा, एक हो गया mg sin थीटा, एक हो गया mg cos थीटा। किसी भी वर्टिकल एंगल का या फिर किसी भी मैग्नीट्यूड वर्ड का या किसी भी लाइन का दो एंगल का फॉर्म होता है जब वो ऑब्लिकली लाई करती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो mg ना वर्टिकल में है, मींस ना वर्टिकली है ना हॉरिजॉन्टल है, ये क्या ऑब्लिक फॉर्म है, इसलिए इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया mg cos थीटा जिसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स r लगेगा। ठीक है, एक दूसरा होगा हमारा mg sin थीटा जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स के साथ वर्क कर रहा है। F के क्या है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, और P फोर्स के साथ उस बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ P फोर्स साथ खींच रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए mg sin थीटा प्लस F लग रहा है। R कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, ये mg का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा।
सबसे पहले कंपोनेंट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक करने के लिए मतलब क्या है, आर इक्वल्स टू कितना होगा, आर जो हमारा रिएक्शन फोर्स है वो कितना होगा। देखो इसकी में बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, mg cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, तो r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, r इक्वल्स लिखेंगे mg cos थीटा। क्या लिखेंगे, mg cos थीटा क्या होगा, r इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स कितना होगा, वो P किसके इक्वल होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा। देखो ये P जो लग रहा है इसके अपोजिट जितने कंपोनेंट होंगे वो P इसके इक्वल होगा। इस कंपोनेंट कौन, इधर कौन कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा और क्या है, F के। तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस F के, दो कंपोनेंट हो गए, ये हो गया हमारा फोर्स। अब हम बात करते हैं F को क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F हो सकता है हमारा म्यू के आर। एंड व्हाट इज R, अभी निकल गया है ना, R इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू के mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्या हो गया, म्यू के mg cos थीटा। चलो अब इसको रख के उसमें रख दे फॉर्मूले में, तो P वाले में रखो, P इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। देखो आसानी से डिराइव हो गया, ये हो गया हमारा फोर्स, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग और अलग करना चाहे, देखो यहाँ पे mg क्या है, कॉमन, mg को हम लोग क्या ले लेंगे, एक साइड ले लेते हैं, p इक्वल क्या हो जाएगा, mg यहाँ पे लिख दो। तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sin थीटा, ये sin थीटा बच गया ना, sin थीटा, mg तो बाहर हो गया, और प्लस क्या हो गया, म्यू के cos थीटा, क्या हो गया, म्यू के cos थीटा यहाँ पे हो गया, ठीक है। P हो गया, हमारा फोर्स निकल के आ गया। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा, F इंटू एस होता है, मीन्स P इंटू एस हो जाएगा। F फोर्स किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एंड इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम लोग अप डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन ले जाएंगे तो इस तरीके से कुछ केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब क्या होगा, इस तरीके से प्लेन होगा, लेकिन अब P फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर P को इधर कर देंगे तो mg तो इधर रहेगा, लेकिन F के क्या हो जाएगा, वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन इंक्लाइंड प्लेन। देखते क्या चीज आएगा, डायग्राम में भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डायग्राम में देखते क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो डायग्राम में पहले चेंज कर देते हैं, जो चेंज आना होगा। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, P की पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं, P किधर लगेगा, अब P क्या, अच्छा यहाँ पे क्या था, mg sin थीटा था ना, ठीक है। mg sin थीटा इधर डायरेक्शन में लगेगा, दो कंपोनेंट है, जो P होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे P नहीं रहेगा। अब इसको हम लोग डाउन डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, P लगेगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर चला जाएगा, ये F के उस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसके अपोजिट, जिस साइड मोशन हो रहा है या जिस साइड फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, F के अपोजिट पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। बाकी और कोई चेंज तो करना नहीं इसमें, बाकी सब वही होगा, P इधर हो गया, mg इधर हो गया। चलो अब देखते हैं कंपोनेंट, R इक्वल्स टू mg cos थीटा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। R इक्वल्स टू mg cos थीटा में कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्स कितना होगा, P कैलकुलेट करते हैं, P इक्वल्स क्या हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं P क्या होगा, तो देखो इस कंपोनेंट इस तरफ क्या है, इस तरफ P भी है, इस तरफ mg sin थीटा भी लग रहा है। P और mg sin थीटा एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स, अच्छा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स F के माइनस mg sin थीटा लिख सकते हैं। देखो हमने इसको कैसे लिखा, ये mg sin थीटा के साथ ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मींस हम लोग P प्लस mg sin थीटा इक्वल्स F के लिख सकते हैं, या फिर mg sin थीटा उधर भेज देंगे, P इक्वल्स क्या हो जाएगा, F के माइनस mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा P। अब बाकी वही सेम, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू के R, और क्या लिख सकते हैं, म्यू के mg cos थीटा लिख सकते हैं। चलो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, P इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, mg वैसे ही कॉमन हो जा रहा है, फिर से mg कॉमन ले लो, mg यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा हो गया, mg तो हमने कॉमन ले लिया था, ये हो गया हमारा P। अगर पूछे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एस, सेम वही करना है, P इसको S से मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, mg म्यू के cos थीटा
माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। ये हो गया वर्क डन फॉर डाउनवर्ड मोशन। अगर बॉडी इंक्लाइन फ्रेम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वर्क डन कितना होगा, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस के इक्वल हो जाएगा। ये होगा हमारा वर्क डन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अगर बॉडी नीचे जा रही है डाउन डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी होगा वहां पे। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वर्क करेगा तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, हम लोग फोर्स को हटाते हैं, अब एक्सेलरेशन से रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। इसको ऐसे रन देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, acceleration of a body acceleration उसको हटा दे, acceleration of a body स्लाइडिंग डाउन। अगर स्लाइड करके नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है। इस केस में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, पी हटा दो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड जा रही बॉडी तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ के उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, थीटा यहाँ पे वैसे ही वर्क करेगा। सबसे पहले देखते हैं आर किसके इक्वल होगा। आर का तो वही कंपोनेंट आएगा, आर इक्वल कितना होगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। इसके पहले दो कंपोनेंट देखिए उसमें सेम टू सेम वैसे ही आर को बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, एम जी कॉस थीटा लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्स कितना होगा। अच्छा देखो फोर्स क्या कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, और एफ के किसके इक्वल होगा, सेम वही म्यू आर, म्यू के आर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी साइन थीटा। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, एफ इक्वल कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी ये कितना, अच्छा कॉस थीटा था ना, आर कॉस थीटा था, कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा रहेगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया, एम जी का अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू के कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स। अब हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था एक्सेलरेशन कितना होगा। ये कितना आ गया हमारा, निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू m इनटू a मींस ma लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिखा हमने mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। m से m कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन इंक्लाइन डाउनवर्ड करिए अगर बॉडी तो एक्सेलरेशन इतना ही होगा, म्यू के cos थीटा। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड अलोंग अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। देखो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं, फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है। देखो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्हीकल्स में ब्रेक नहीं लग पाएगा, राइटिंग तो मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन होता है, हमारे हाथ और पेन के बीच में फ्रिक्शन पड़ता है तभी जाके हम लोग लिख पाते। ठीक है, हमारे पेन कवर में रहती है उस केस में। अब इविल के तौर पे क्या हो गया, वेयर एंड टियर ऑफ मशीन, मतलब फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज क्या है, वेयर एंड टियर ऑफ मशीन्स हो गए। ठीक है, ये सब कुछ डिसएडवांटेज हो गए फ्रिक्शंस के। मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय पॉलिशिंग, बाय लुब्रिकेशन एंड बाय स्ट्रीमलाइनिंग। पॉलिशिंग या लुब्रिकेशन करने से क्या होगा, अच्छा फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा, मान लो एक बॉडी का सरफेस इस तरीके से कर्व है, फ्रिक्शन जहां पे लग रहा है बॉडी का सरफेस कर्व है, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक होने से फ्रिक्शन वर्क करता है। अगर यहाँ पे हम लोग पॉलिश या ग्रीस लगा देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये स्पेस फिल हो जाएगा, और जब ये स्पेस, इसके बीच में स्पेस अगर फिल हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। यही रीजन है अगर हम लोग टायर यूज करते हैं, अगर नया रहता है तो वहाँ पे ग्रूव्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा ग्रूव्स होंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा, और ज्यादा फ्रिक्शन करेगा तो स्लाइडिंग के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनदर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोर्स क्या होता है, पुल और पुश। अब पुल और पुश, तो पुल इजियर होता है या फिर पुश, किसी चीज को धक्का देना आसान होता है या फिर खींचना, अगर सेम मास है तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। मींस पुल इज इजियर और पुश। क्या लगता है आप लोगों को, पुश इजियर है या फिर पुल इजियर है,
चलो निकाल लेते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं फिजिक्स में कैसे इसको प्रूफ करेंगे। पुश इज इजियर और पुल, पुश इज इजियर और पुल, ठीक है। चलो इसका कंपोनेंट देखने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, जिस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुश करेंगे एक बार पुल करेंगे। सबसे पहले पुल करते हैं, ठीक है। पुल वाला केस देखते हैं, पुल केस में कैसे फोर्स का कंपोनेंट लगेगा, फिर पुश में कैसे लगेगा। मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इसको हम लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींच कैसे रहे हैं, एफ फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा होगा जो ऊपर लगेगा, वो होगा हमारा एफ साइन थीटा। इस ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेट होगा, और जो वेट होगा वो कितना होगा, mg, मतलब कितना होगा, w के इक्वल होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा, w को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन भी लगेगा, रिएक्शन फोर्स, क्योंकि w है तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ये तो फोर्स कंपोनेंट क्या था, mg साइन थीटा, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं r, तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा जो हम लोग को अप्लाई करना पड़ रहा है, r इक्वल कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या है, दो चीजें दी गई है, दो कंपोनेंट हो गए ना, r के दो कंपोनेंट हो गए कि नहीं हो गए, r इक्वल कितना हो जाएगा, r इस तरीके से लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, r प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा, w के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट ऊपर है और w नीचे लग रहा है। r इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू w माइनस एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, w माइनस एफ साइन थीटा। तो और फोर्स कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू म्यू के आर, और r कितना आ गया, हो जाएगा म्यू के आर, कितना हो गया, W माइनस एफ साइन थीटा, क्या हो गया, W माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं पुश के केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, अभी हम लोग रिलेट करेंगे दोनों को। F इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू के W माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। दूसरा देखते हैं पुश के लिए क्या होगा, इसी नीचे बना देते हैं तो रिलेट करने में आसान नहीं होगी, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा गया, इसको अगर हम लोग पुश करते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा साइज कर देते हैं इसको, हाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, चलो तभी वैसा है। पुश करते हैं अगर इसको, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अच्छा फोर्स अप्लाई करो तो क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, दो कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा बोलोगे, और कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, मींस एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वेट का जो नीचे की तरफ लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये क्या था हमारा, ये फोर्स था ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तब देखो, अब यहाँ पे देखो r इक्वल्स कितना हो जाएगा, r इक्वल्स देखो क्या हो जाएगा, w प्लस एफ साइन थीटा, क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू w प्लस एफ साइन थीटा। और फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F इक्वल्स टू म्यू के r, म्यू के r कितना है, w प्लस एफ साइन थीटा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया फोर्स। अब देखो, जब हम लोग बॉडी को पुश कर रहे हैं तो फोर्स इतना लग रहा है, जब बॉडी को पुल कर रहे थे तो फोर्स इतना लग रहा था। दोनों में से कौन सा कम फोर्स लग रहा है, दोनों में से जल्दी सोच के बताओ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जरा ध्यान समझना, यहाँ पे जो वेट का कंपोनेंट था, वेट के कंपोनेंट में एफ साइन थीटा माइनस हो रहा था। जो बॉडी का वेट है, अगर उसमें एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब उस वेट को कम कर रहा है। मतलब जब हम लोग किसी बॉडी को खींचते हैं तो हमारा हेल्प कौन करता है, ये हम है, ठीक है, आर हम है। एफ साइन थीटा क्या करता है, हेल्प करता है हमारे साथ। देखो एफ साइन थीटा आर के साथ है, डब्ल्यू अपोजिट में बढ़ रहा है, मींस वेट के साथ एफ साइन थीटा माइनस हो जाएगा, तो जो रिएक्शन आर होगा वो कम होगा। अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसके साथ एफ साइन थीटा वेट के साथ ऐड हो जाता है, और अगर वेट के साथ ऐड होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब बॉडी का वेट बढ़ जाएगा तो पुश करने में दिक्कत होगी। हम क्या कह सकते हैं, पुल इज इजियर देन पुश, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पुल इज इजियर देन पुश, ठीक है। पुल जीत गया पुश के कंपैरिजन में, इसलिए कभी भी कोई चीज कहा जाएगा यहाँ से वहां करने के लिए क्या करोगे, उसको उठाओगे, उसको खींचोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उस वेट के कंपोनेंट में एफ साइन थीटा माइनस हो गया। अगर पुश करोगे तो फिर दिक्कत तुम्हारे लिए, क्यों दिक्कत है, क्योंकि उसमें एफ साइन थीटा ऐड हो जाएगा। तो आगे समझने कौन सा इजियर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स तो हम लोग पढ़ चुके, फोर्स क्या होता है, F = ma। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाम सुने होंगे आप लोग इसके पहले भी,
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बात करें डिफिनेशन की तो क्या होगा, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो उसमें जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से या वेरिएबल स्पीड से अगर रोटेट कराना है तो जो भी फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करा रहा है, तो वहां पे अगर बात करें एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन की पहले बात करते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर और क्या ले सकते हैं इसको हम लोग, वी स्क्वायर बाई आर की जगह अगर हम लिखे आर ओमेगा स्क्वायर सही रहेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कब आता है, जब किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराओ तो वहां पे आता ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे आए, देखो v इक्वल्स होता है ओमेगा इंटू आर, क्या होता है ओमेगा इंटू आर के इक्वल होता है हमारा v। तो यहाँ पे रखते फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, तो v हो जाएगा इंटू आर का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर से आर कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर आर बचा, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बचा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। देन क्या कैलकुलेट करना हमको, फोर्स कैलकुलेट करने से मतलब, तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स क्या होता है m इंटू ए, एम ए होता है, तो मास हो गया हमारा m, एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे, v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां देखो ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होगा तो वहां पे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा चाहे तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला सही या फिर गलत, डायमेंशन से देखो कैसे होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस टू, इक्वल्स टू एम हो गया इसका एम, ठीक है, इसका क्या हो गया एल टी माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट, क्या हो गया एम एल टी माइनस टू। देखो दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल्स की बात करें, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम किसी भी स्टोन को एक स्ट्रिंग एक धागे से बांध के सर्कुलर मोशन में रोटेट करा रहे हैं, अगर उसको अचानक से छोड़ते तो कैसे जाएगा, वो टेंजेंशियल मोशन शो करेगा, कैसा मोशन शो करेगा, टेंजेंशियल, क्यों, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्यों घूमता है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, ठीक है। कार जब सर्कुलर टर्न लेती है उसको बैलेंस कौन करता है, तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि टर्न करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो इसी का हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड जान रहे हो, लेवल रोड के बिल्कुल बराबर रोड है, अगर वहां पे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में सर्कुलरली घूम कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जिससे वो मैक्सिमम टर्न ना कर सके। देखो ये हम लोग क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे हमको पता चले कितनी वेलोसिटी होगी, कि हम लोग कहीं कर्व आ गए या मोड़ आ गया तो कितनी वेलोसिटी के साथ उस कार को टर्न करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम देखते हो, उस डायग्राम समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा। ऐसे मान लो एक लेवल रोड बना लेते हैं इस तरीके से, ये एक टर्न आ गया, लेवल रोड का टर्न है, ठीक है। यहाँ से एक कार पास हो रही थी, कार बना लेते हैं, इसका व्हील है, यहाँ पे ये व्हील हो गया, इसका एक व्हील ये हो गया, इस तरीके से लग गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये हमारी कार बन गई। अब कार में क्या है, कार में कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए, 2 पहिए कंपोनेंट लेते हैं, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा दोनों पे। ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट जहां से सर्कुलर टर्न, ये रोड कर्व हुई है ना, ठीक है, तो रोड कर्व हुई है, तो ये हो गया हमारा शीशा लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, एक सिंबल लग गया, ये अच्छा लग रहा है सिंबल, सिंबल इस चीज का है, देख लो कार का सिंबल है, ठीक है। कार बन गई हमारी, यहाँ पे पहिया लगा हुआ है, यहाँ पे जो देखो 2 फोर्स डेवलप होगा, यहाँ से क्या फोर्स डेवलप होगा, F1,
ठीक है, यहाँ से कौन सा फोर्स डेवलप होगा, F2, जो इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो इस फोर्स का कुछ ना कुछ यहाँ से मास लगेगा, दैट इज रिएक्शन फोर्स R1, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स R2। इस बॉडी का, इस कार का कुछ ना कुछ मास होगा, और वो मास कितना होगा, mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। mg को बैलेंस करने के लिए R1 एंड R2 रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मींस दो रिएक्शन फोर्स, एक R1 लग रहा है, एक R2 लग रहा है, और F1 और M2 दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, F1 एंड M2 कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, दो फोर्स है, F1 और F2, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, F1 इस पहले वाले टायर से और F2 दूसरे वाले टायर से लग रहा है। ठीक है, F1 और यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है स्मॉल r दी है। ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर ऑफ पॉइंट से। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू के r। तो F1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू के r1। ठीक है, F2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, म्यू के r2। R1 एंड R2 आर द रिएक्शन फोर्स, तो R1 एंड R2 इस तरीके से लिख दें हम लोग, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, दोनों ऊपर लग रहे हैं, और नीचे कौन सा कंपोनेंट है, mg, उसको बैलेंस करना है। R1 प्लस R2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 mg के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल फ्रिक्शन कितना होगा, टोटल फ्रिक्शन देख लो कितना होगा, F1 प्लस F2 होगा, F1 प्लस F2 करो, म्यू के R1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू के R2। म्यू के हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ पे म्यू हमारा क्या लेते हैं, कॉमन म्यू लिख लो, म्यू के नहीं बार बार म्यू लिख लो। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 क्या होता है, mg के इक्वल होता है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू mg के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, म्यू mg के इक्वल हो जाएगा हमारा टोटल फ्रिक्शन। तो देखो अब जो जितना टोटल फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और फोर्स कंजर्वेशन से देखो जो जितना फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगा। ठीक है, इसलिए समझो अगर ज्यादा होगा तो बॉडी टर्न करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू आ गया हमारा, म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, तभी टर्न हो पाएगा। म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगर इस कंपोनेंट देखते हैं, m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू g इक्वल्स टू और ग्रेटर देन v स्क्वायर अपॉन r। g कैंसिल आउट हो जाएगा, g नहीं कैंसिल आउट होगा, तो लिखते हैं दोनों कंपोनेंट। तो इस तरीके से लिख दो, इसको ऊपर ले लेते हैं, रफ हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया हमारा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, g को हमने इधर भेज दिया, किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, ये g के इक्वल होगा। ठीक है, म्यू लिख दो यहाँ पे, ये इससे ग्रेटर होगा कि कम होगा, देखो ये क्या होगा, ये इससे ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। अगर ये चीज इससे ग्रेटर होगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी, अगर म्यू से ग्रेटर हो गया तो जो हमारी कार है वो टर्न कर जाएगी। ठीक है, टर्न करके बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं इसको, v स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया म्यू r इंटू जी, म्यू आर जी के इक्वल होगा। इस तरह सिंबल लगा दिए यहाँ पे, म्यू आर जी के इक्वल होगा। फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर, v इक्वल्स टू स्क्वायर हटा देते तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल होगा। तो v इक्वल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, म्यू क्या होगा, म्यू तो डिफाइन करेगा रोड कैसी है वहां पे, उनके बीच में फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, आर क्या होगा रेडियस, और जी क्या होगा ग्रेविटी वहां पे कितनी। तो टोटल किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर। ये हो गया हमारा v मैक्स, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कितनी हो चाहिए रोड पे, म्यू आर जी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर म्यू आर जी से ज्यादा वेलोसिटी टर्न करते वक्त तो गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे वेलोसिटी कम हुई तो आसानी से हम लोग शार्प टर्न ले सकते हैं।